नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद प्रेम पर। मैं डॉक्टर पी पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, A&D किसान PG कॉलेज गोंडा। छात्रों, लेक्चर 1 में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास का जो पार्ट 1 का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की थी। किस तरीके से समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ, क्या सामाजिक परिस्थितियां थीं, किस तरीके से 14वीं एवं 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में वाणिज्यिक एवं वैज्ञानिक क्रांति हुई और वाणिज्यिक एवं वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप जो पुनर्जागरण का युग आया, जिसमें सभी विषयों को एक नया जीवन मिला, सभी चीज़ों को एक नए ढंग से सोचने की, एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत महसूस की गई। हम लोगों ने देखा कि वाणिज्यिक क्रांति जो सन 1450 से लेकर 1850 तक जिसका काल माना जाता है, उसमें किस तरीके से व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार हुआ। यूरोपीय देश किस तरीके से अपने आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, नए नए देशों की खोज कर रहे थे और उन पर विजय प्राप्त कर रहे थे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि तत्कालीन यूरोप में इटली का अधिकार व्यापार पर था और इटली का एक अधिकार व्यापार पे होने के कारण से स्थल मार्ग पर उसका नियंत्रण था। तो ऐसे में जो है अन्य यूरोपीय देशों ने नए मार्ग की पहचान की, नए मार्गों की खोज शुरू की। उसमें जो है 1492 में कोलंबस रास्तों की खोज करते हुए समुद्री रास्तों से अमेरिका की खोज उसने किया। इसी तरह से 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया। फिर हमने देखा कि बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार हुआ, कंपनियों का विकास हुआ। वैज्ञानिक क्रांति के दौरान मनुष्य की सोच में बदलाव आया, उसके भौतिक जीवन में परिवर्तन आया। प्रकृति एवं समाज को देखने का नज़रिया बदला, वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ, नए नए आविष्कार हुए विभिन्न क्षेत्रों में। तो जो परंपरागत विचार थे उनको चुनौती मिली और तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ। ये सब वैज्ञानिक क्रांति के दौरान समाज में जो व्यापक परिवर्तन हुआ उसके प्रभाव के रूप में हम लोगों को देखने को मिला। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति आई सन 1789 में, जिसका मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर। फ्रांसीसी क्रांति की जो परिणाम रहे उसमें सामंतवाद के स्थान पर एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, पूंजीवाद आया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। हम लोगों ने देखा कि उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में, 3 स्तरों में विभाजित था। समाज में 3 वर्ग थे, पादरी, सामंत, सामान्य जन। और किस तरीके से जो फ्रांसीसी क्रांति का कारण था उसके कारणों को हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने ये देखा कि फ्रांस में जो बौद्धिक विकास हुआ, वो बौद्धिक विकास कैसे हुआ। मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर, रूसो जैसे विद्वानों का जो विचार था वो समाज पे उसने अपने कैसे प्रभाव डाले। इन सब दार्शनिकों का प्रभाव समाज में जब पड़ा तो उसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरक तत्व मिले और फ्रांसीसी क्रांति पनपी। तो अब छात्रों हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो थी उसका क्या प्रभाव था, किस तरीके से वो आगे हुआ, उसके कारण क्या थे। तो हम लोगों ने देखा कि 1760, ये आप यहाँ देखिए कि 1760 के आसपास जो ब्रिटेन में ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये इंग्लैंड में चूँकि ये शुरुआत होती है और बाद में धीरे धीरे विश्व के अनेक भागों में, सभी भागों में फैल जाती है। और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से जो विश्व की सामाजिक और आर्थिक जीवन था उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव आता है। और औद्योगिक क्रांति के दौरान जो नए नए औजार, नई तकनीकों का विकास हुआ, उससे वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली बदल गई। पहले जो हस्त निर्मित सामान बनाए जाते थे
उनके स्थान पर अब मशीन निर्मित सामान बनाए जाने लगे। उत्पादन के नए तरीके और औजारों के विकास से उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली या कारखाना प्रणाली का विकास हुआ और उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली जो थी उसका स्थान पूंजीवादी प्रणाली ने ले लिया। उद्योगपतियों का एक नया वर्ग हम लोगों के सामने आया जिसे औद्योगिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है और इस तरीके से औद्योगिक प्रणाली की वजह से एक दो वर्ग समाज में उत्पन्न हुए, पूंजीपतियों का वर्ग और जिसको सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग भी कहते हैं दूसरे को। समाज पर जो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा तो उसके प्रभाव के रूप में हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के पहले जो परंपरागत रूप से सामानों का उत्पादन होता था, अब मशीन निर्मित सामानों का उत्पादन होने लगा, तो उसकी वजह से व्यापार और वाणिज्य का बहुत व्यापक विस्तार हो गया। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में बहुत व्यापक, बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला। जैसा अभी हम लोगों ने बताया, पूंजीवाद के विकास से औद्योगिक कामगारों, प्रबंधकों और पूंजीपतियों का एक नया वर्ग सामने आया। नए नए आविष्कारों का जन्म हुआ। औद्योगिकरण इसकी वजह से हुआ। कारखाना प्रणाली आई। सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली का विकास हुआ। औद्योगिकरण के अनिवार्य परिणाम के रूप में नगरीकरण आया, शहरीकरण हुआ। इन सब घटनाओं की वजह से समाज के पारंपरिक संबंधों में भी बदलाव आ गया। जैसे पारंपरिक संबंध जो जिस तरीके से पहले गांव में लोग रहते थे, संयुक्त परिवार की स्थिति थी, तो जब कारखाना प्रणाली आई तो उसकी वजह से लोग गांवों से निकल के शहरों की तरफ गए। वहाँ फैक्ट्रियों, कारखानों में काम करने लगे। काम करने के दौरान वहाँ वो साथ में अपने पत्नी और बच्चों को भी लेके गए गांव से। फिर वहाँ पर उन लोगों के लिए कॉलोनियाँ बनी। कॉलोनियों में अब वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगे। पहले जो लोग संयुक्त परिवार में गांव में बहुत सारे परिवार की संख्या उनके ज़्यादा होती थी, अब वो परिवार एकल परिवार के रूप में सामने आया। इस तरीके से पारिवारिक संबंधों में बदलाव आया। नई सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ। ये इस तरीके से समाज में एक नया संरचना के रूप में इसका निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र के उदय पर जो बौद्धिक प्रभाव हुआ उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो उसके तीन दृष्टिकोण थे। उसके बौद्धिक प्रभाव के तीन दृष्टिकोण थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल अप्रोच, उत्कृष्टता दृष्टिकोण, सुपीरियरिटी अप्रोच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विचारकों ने यह देखा कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से सामाजिक दशाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो मनुष्य, समाज और प्रकृति का जो अध्ययन है उसके लिए विद्वानों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन की पद्धति अपनाने जाने लगी। तो ये जो अप्रोच कहलाया, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया। दूसरा एक दृष्टिकोण जो उभर के सामने आया वो तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल अप्रोच था। अब समाज के अध्ययन में जहाँ पहले धर्म को महत्व दिया जाता था, वहाँ अब तार्किक दृष्टिकोण ने उसका स्थान लेना शुरू कर दिया। लोग हर विषय को तर्क के आधार पर समझने लगे। विचारों में कर्म को प्रधानता मिलने लगी। तो तीसरे कारण के रूप में हम लोग देखते हैं कि उत्कृष्टता दृष्टिकोण, सुपीरियरिटी अप्रोच था। विद्वानों का ये कहना था कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जो विश्व में समस्त जीव हैं उनसे उसमें सर्वश्रेष्ठ मानव ही है और मानव ही ऐसा काम कर सकता है कि वो अपने को सुपीरियर बनाने के लिए क्रिएटिविटी अपने अंदर लाके और सृजनात्मक शक्ति का अपने उपयोग करके उसके आधार पर वो उत्कृष्ट हो सकता है और उसको व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो प्रबोधन युग था, इनलाइटमेंट एज था, कि उसमें तीन अन्य बौद्धिक अवधारणाएं भी आती हैं जिनका समाजशास्त्र के उदय पर, उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। उसमें था पहला इतिहास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। दूसरा था विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा था सामाजिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ सोशल सिचुएशंस। अब पहले में हम लोग देखते हैं कि इतिहास का दर्शन जो था, तो
जो इतिहास का दर्शन था वो महत्वपूर्ण बौद्धिक रूप के रूप में उस समय सामने आया। इसके अंतर्गत ये माना जाता था कि समाज जो है वो सरल से जटिल अवस्था में बढ़ते हुए कई चरणों से होकर गुजरता है, और इस तरीके से ये वैज्ञानिक स्तर पर ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन को परिलक्षित करता है। तो इस तरीके से संपूर्ण समाज के अध्ययन पर विद्वानों ने जोर दिया। इस तरीके के बहुत सारे विद्वान सामने हम लोग आए, जैसे कांट हुआ, स्पेंसर हुए, दुर्खीम हुए। इन सब में इतिहास के दर्शन की झलक दिखलाई पड़ती है। दूसरा आता है विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत। विकास का जो जीव वैज्ञानिक सिद्धांत था उसने समाज की तुलना जीवों से करके सामाजिक विकास के प्रमुख चरणों को समझने की कोशिश की। इसके अंतर्गत जो प्रमुख विद्वान थे वो स्पेंसर और दुर्खीम थे। तीसरे में आता है कि सामाजिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण। अब सामाजिक सर्वेक्षण जो होते हैं वो समाज को समझने की एक महत्वपूर्ण विधि है, और ऐसा माना जाने लगा कि सामाजिक स्थितियों के ज्ञान से ही समाज के जो समस्याएं हैं उनको ढूंढा जा सकता है और उसका निदान किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण जो था उसके उदय के दो कारण थे। पहला कि प्राकृतिक विज्ञान जो है उन्हीं की भांति जो वैज्ञानिक पद्धति के तहत प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है उसी तरीके से मानवीय विषयों का भी अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा था कि सामाजिक समस्या। अब उस समय ये विद्वानों ने ये माना, दार्शनिकों ने, कि यह गरीबी जो है, जैसे गरीबी जो थी वो प्राकृतिक नहीं है, ऐसा उन्होंने माना कि गरीबी जो है यह एक सामाजिक स्थिति है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने समाज का सर्वेक्षण करना शुरू किया और उसके आधार पर समस्याओं को सामने लाकर उसके निदान की बात करने लगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिक आधार पर जो सामाजिक सर्वेक्षण था, यहाँ वैज्ञानिक आधार पर जो सामाजिक था उसको जॉन हावर्ड, ये विद्वान थे, जॉन हावर्ड जो थे उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने ही पहले सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग किया। ये और किसका उपयोग दिया? जेलों का अध्ययन किया इन्होंने। जॉन हावर्ड थे, उन्होंने व्यवस्थित जो है वैज्ञानिक रूप से सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जेलों का अध्ययन किया। इसी तरीके से फ्रेडरिक लीपले, यहाँ मैं लिखता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेडरिक लीपले ने भी सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग किया। इसी तरीके से एक विद्वान थे बाउले ने इंग्लैंड के 5 शहरों का अध्ययन जो है सामाजिक सर्वेक्षण विधि से किया। इंग्लैंड के 5 शहरों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण विधि से किया। इनकी जो बुक थी, मैं इसको एक बार रब करता हूँ, और उनकी बुक का नाम था लिवलीहुड एंड पॉवर्टी। मैं फिर से करता हूँ, लिवलीहुड, आप लोग नोट कर लीजिए, लिवलीहुड एंड पॉवर्टी। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की सन 1760 में जो औद्योगिक क्रांति हुई और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उसके 1760 के पास जो औद्योगिक क्रांति हुई और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसकी वजह से
फ्रांस की सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। तो समाज की इन बदली परिस्थितियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सर्वप्रथम प्रयास अगस्त काम्ट ने किया और अगस्त काम्ट ने सन 1838 में एक नए सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की रचना की। जब उन्होंने समाजशास्त्र की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने अपने विज्ञान का नाम रखा था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। लेकिन यह जो शब्द सोशल फिजिक्स था उसको बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्विटलेट द्वारा प्रयोग में लिया जाने लगा। उन्होंने एक लिखा कि एन एस्से ऑन सोशल फिजिक्स। तो उसकी वजह से बाद में काम्ट ने अपने जो उन्होंने नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, उसका नाम बदलकर उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया। तो इस तरीके से 1838 में समाजशास्त्र विषय का जन्म होता है। अब अगर देखें तो समाजशास्त्र के जो विकास था उसके विकास में जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, प्रारंभिक विचारक थे, उनका बहुत योगदान था। ऐसे 5 समाजशास्त्री हैं, 5 विचारक हैं: अगस्त काम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। ये 5 विद्वान प्रारंभिक समाजशास्त्री, प्रारंभिक विचारक माने जाते हैं समाजशास्त्र के, और इन्हें समाजशास्त्र के संस्थापक पिता का दर्जा प्राप्त है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें कि जो 1838 में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र विषय की रचना की तो उन्होंने रचना करते समय ये माना कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वह प्राकृतिक घटनाओं से अधिक जटिल होती हैं और प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाए जाने वाली शोध पद्धतियों के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन का सुझाव दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि काम्ट ने त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का वर्गीकरण, प्रत्यक्षवाद जैसी अवधारणाएं दी। उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, इस तरीके की महत्वपूर्ण उन्होंने विचार प्रतिपादित किए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल जैसी बुक उन्होंने लिखी। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का उद्विकासीय सिद्धांत दिया। इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और धर्म का सामाजिक सिद्धांत, द रूल्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी दुर्खीम ने, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने योगदान दिया समाजशास्त्र के विकास में। और मैक्स वेबर ने वर्स्टेहन पद्धति दी। उन्होंने द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम की पुस्तक की रचना की और इस तरीके से उन्होंने धर्म एवं विचार को आर्थिक विकास से जोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में शुरुआती चरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरीके से समाजशास्त्र क्रमशः शनैः शनैः विकसित होता चला गया। यहाँ पर छात्रों जो है समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर छात्रों आपको पसंद आया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको समस्त जानकारी वीडियो के माध्यम से आगे हम लोग इसी लेक्चर पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर इस विषय को फिर से समझेंगे दोनों लेक्चर्स को, और इससे पूछे जाने वाले जो परीक्षा में प्रश्न हैं उनको याद करेंगे और उनको फिर से प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।